स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं क्रांति सर आपके लिए फिर से एक सीरीज लाया हूं और ये जो सीरीज है भारत का भूगोल। अब बात ये उठती है कि इस सीरीज में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, इससे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे लिखा गया एमसीक्यू, परंतु यहाँ पर आपको पहले एक टॉपिक समझाया जाएगा, समझाने के पश्चात उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। और मैं विद्यार्थियों से पुनः निवेदन करता हूं कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बस कमेंट करिए, आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या तो हमें दे दीजिए या आप हमसे ले सकते हैं और आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। थंबनेल में आपके पास नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। निःशुल्क पीडीएफ आपको हमारी संस्था के द्वारा दिया जाएगा, ना सिर्फ मेरे लेक्चर्स के बल्कि और भी रेस्पेक्टेड टीचर्स के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अपवाह तंत्र, जैसे कि यहाँ पे दिया गया गंगा नदी तंत्र यहाँ पे बात की गई है, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र से संबंधित हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और इस पर फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्रांति सर आप लेक्चर कैसे दे रहे हो, ताकि मोटिवेशन मुझे मिलता जाए। तो देखिए, जब हम गंगा नदी अपवाह तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहता है कि गंगा नदी जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। यहाँ देखिए पूर्ववर्ती अपवाह। अब विद्यार्थियों को माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर पूर्ववर्ती अपवाह क्या है। तो अगर हम यहाँ पे पूर्ववर्ती अपवाह बात करें तो आप ये याद रखिएगा, हिमालय की उत्पत्ति या हिमालयन बेल्ट में जो उथल पुथल आज भी हो रहा है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि हिमालय बेल्ट ऊपर उठ रहा है, तो इससे पूर्व से ये नदियां बह रही है और पूर्व से बह रही है, इसलिए हिमालय के उठते हुए हिमालय को भी काट करके ये आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे आपको डीप गॉर्ज या खाइयां मिलती है या महाखड्ड मिलते हैं, इसलिए पूर्ववर्ती अपवाह इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। सेकंड बहुत आसान है कि भारत जो है में गंगा जो है सबसे लंबी नदी है, जिसका लेंथ या लंबाई लगभग आपके पास 2525 किलोमीटर है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्ट है ये चीज। अब चलते अब हम कुछ बातों पर जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, गंगा नदी अपवाह तंत्र से आपके पास जो प्रश्न उठ सकता है वो है उसके पंच प्रयागों को लेकर के। पांचों प्रयाग हम यहाँ पर देखेंगे। भाई यहाँ पर आपके पास प्रश्न उठ सकता है पंच प्रयागों के साथ ही साथ कौन कौन सी नदियां जो इसे बनाता है, कौन कौन सा दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र मतलब कि दो नदियों के बीच का, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले ये याद रखिएगा, जब यहाँ पे बात गंगा की होती तो गंगा नदी डायरेक्ट नहीं मिलती, एक भागीरथी आएगी, दूसरी नदी आएगी आपके पास अलकनंदा, जिसके संयुक्त रूप को जो कि देवप्रयाग में मिलेगा। मैं आगे और बताऊंगा पांचों प्रयाग, देवप्रयाग के रूप में गंगा बनता है फिर वहां पर, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो अगर मान लीजिए पूछते भाई भागीरथी कहां से निकली, तो याद रखोगे भागीरथी गौमुख या गंगोत्री से निकलेगी, जबकि अलकनंदा कहां से निकल रही है, सतोत्पन्न हिमनद से निकलेगी। कहां है ये सब, ये चीजें अभी आपको क्लियर कर दी जाएगी डिटेल में, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। ठीक है, और ऑलवेज हैव अ स्माइल माय डियर, क्योंकि आप हंसते मुस्कुराते रहोगे तो आपको भी चीजें समझ में आएगी। क्रांति सर हंसते हैं ना, तो आप क्यों नहीं हंसते, हंसते मुस्कुराते हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जो है ना काफी कंसेप्चुअल वाली चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी मजा आएगा। तो ये देखिए, ये है गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब इस गंगा नदी अपवाह तंत्र को शुरुआत हम करेंगे उत्तराखंड वाले क्षेत्र से, इसलिए मैंने यहाँ पर उत्तराखंड वाला पार्ट बना दिया। अब देखते हैं, चलिए यहाँ पे चर्चा किया जाए। तो गंगा नदी के अपवाह तंत्र को समझने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि गंगा नदी जो बनी वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। तो हम अलकनंदा को चलाते हैं। यहाँ देखिए, आप यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा। इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूं जिससे आपके पास चीजें और आसानी से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ देखिए, अब चीजें काफी आसानी से समझ में आ रही होगी आपको। बात करें हम गंगा नदी की, तो गंगा नदी कहां से निकल रही, यहाँ देखेंगे। गंगा नदी मतलब मैं उत्तराखंड वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र को समझने से पहले हम पहले लेंगे अलकनंदा। यहाँ देखिए अलकनंदा, तो अलकनंदा कहां से निकल रही, याद रखना बद्रीनाथ उसके रिवर बैंक में है या फिर नदी किनारे स्थान आपका दिखाई दे रहा है, जो सतोत्पन्न हिमनद से निकलेगी, ये आप याद रखोगे। कौन, अलकनंदा निकली। अलकनंदा जब आई तो यहां से नंदा देवी नेशनल पार्क मतलब माना हिमनद, उत्तराखंड के माना हिमनद से निकली धौली गंगा। अब अलकनंदा और धौली गंगा मिल करके क्या बनाएगी, एक प्रयाग बनाएगी, जिसे हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जोशीमठ वहां पर है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। न्यूज में रहता है क्योंकि ये धंस गया था।
अब यहीं पर ही एक विष्णु गंगा भी आकर के मिलती है, ये एक फैक्ट आप याद रखोगे। अब क्या हुआ, अलकनंदा यहाँ रुकी नहीं, अलकनंदा आगे बढ़ती गई। अलकनंदा ये इस तरीके से आगे बढ़ी, आगे जब बढ़ी तो एक पॉइंट आएगा जहां पे नंदाकिनी रिवर आएगी, और नंदाकिनी कहां से आती है, नंदा घुंटी त्रिशूल हिमनद से निकल करके, और ये जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे नंदप्रयाग कहते हैं, तो ये है नंदप्रयाग, ये आप याद रखोगे। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, अलकनंदा दोबारा आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि जो पिंडार गंगा यहाँ पर आएगी, तो पिंडार गंगा कहाँ से आएगी, पिंडारी हिमनद से आएगी। ये सब उत्तराखंड की बात चल रही है, और ये जिस पॉइंट पे मिलेगी उसे आप क्या कहोगे, कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में दो नदी मिली, अलकनंदा और पिंडार गंगा। ये मैं इन शॉर्ट टेबल में आपको बता दूंगा, चिंता ना करो, फिलहाल आप इन्फोग्राफिक्स को देखिए। अब अलकनंदा फिर आगे बढ़ी, अलकनंदा आगे बढ़ी तो अब केदारनाथ वाले एरिया से जहाँ पे चोराबारी हिमनद है वहां से निकलेगी मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी आकर के अलकनंदा को मिली और बनाई रुद्रप्रयाग। ये आप याद रखो, रुद्रप्रयाग बनाई। अलकनंदा फिर नहीं रुकी, अलकनंदा फिर आगे जा रही है, अलकनंदा फिर आगे जाते जाते जिस पॉइंट पे जाती है वहां पर भागीरथी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, भागीरथी आई कहां से, गंगोत्री गोमुख। ये सब के सब उत्तराखंड वाले क्षेत्र में अभी चल रहा है, ठीक है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं पंचप्रयाग, पंचप्रयाग। तो भागीरथी आई, अलकनंदा से मिली और क्या बनाई, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग बनने के बाद बन गई गंगा नदी। क्लियर हुआ ये चीज। अब देवप्रयाग बनने के बाद क्या बन गई, अब आपकी गंगा नदी बनी। तो ये था पंचप्रयाग जो आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर से मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। अगर आप हमारे इस वीडियो लेक्चर का फ्री पीडीएफ चाहते हो तो थंबनेल में जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करिएगा, उनमें से एक नंबर मेरा अपना भी है, तो आपको पर्सनल सारे पीडीएफ दे दिए जाएंगे बिना किसी कॉस्ट के, निःशुल्क। चलिए गंगा नदी, अब देखिए गंगा नदी को आपने उत्तराखंड से निकाल दिया। अब उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा नदी जाती है कहां पर, तो गंगा नदी जाएगी यूपी में एंट्री करेगी हरिद्वार होते हुए, मतलब कि अब वो मैदानी क्षेत्र में जाएगी, आप ये याद रखेंगे। अब मैदानी क्षेत्र में जाएगी मतलब यहाँ पे देखिए मैंने दिखा दिया यूपी वाले क्षेत्र में जा रही है। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि ये किस तरीके से जा रही है। गंगा नदी यहाँ देखिए, हरिद्वार को गंगा नदी ने क्रॉस किया और बिजनौर को क्रॉस करते हुए गंगा नदी कन्नौज पर पहुंची, कन्नौज यूपी वाला क्षेत्र। जब वो कन्नौज पर पहुंचा, यहाँ देखिए गंगा नदी जब कन्नौज पर आती है तो वहां पर एक उसकी सहायक नदी मिलेगी, कौन सी, रामगंगा। रामगंगा कहां से निकल रही है वो आपको जानना होगा। तो रामगंगा निकल रही है दूधा टोली श्रेणी से, पौड़ी गढ़वाल दूधा टोली श्रेणी, ये सब अब एक्चुअल में ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र से निकलते हुए आ रही है जो कि यूपी में मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए रामगंगा आई, जिस पॉइंट पे मिली वो क्या है, कन्नौज। फिर गंगा रुकी नहीं, गंगा फिर आगे बढ़ते गई। गंगा जब आगे बढ़ते गई तो वहां पर एक पॉइंट आपको मिलेगा जो काफी महत्वपूर्ण है, प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते हो। इस इलाहाबाद में एक नदी आकर के सरस्वती मिल रही है जो अब विलुप्त हो चुकी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण नदी आप याद रखोगे वो है यमुना। ये देखिए यमुना आएगी। यमुना कहां से आएगी, आप उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकाल दीजिए, निकल गया। अब उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना आई, ये यमुना आई और यमुना आकर के यहाँ पर आकर के मीट करी, यहाँ देखिए प्रयागराज में आपने मिला दिया, तो बन गया वहां पर संगम इलाहाबाद। अब यमुना नदी तो आई मगर आपके पास ऐसे भी प्रश्न करता है कि यमुना नदी की सहायक नदियों को लेकर के पूर्व से पश्चिम जमाइए, पश्चिम से पूर्व जमाइए, तो आपको यमुना की भी कुछ सहायक नदियों को जानना पड़ेगा। तो यमुना की कुछ सहायक नदियों में पूरे मध्य प्रदेश से आप निकालोगे। मध्य प्रदेश से यहाँ से निकली चंबल नदी, ये देखिए चंबल नदी, और चंबल नदी यूपी इटावा में जाकर के यमुना को मिल जाएगी। कहां से निकली, मालवा पठार से निकली, मध्य प्रदेश, जाना पाओ पहाड़ी महू से, आप ये याद रखोगे। दूसरा आप याद रखोगे सिंध नदी, ये कहां से निकल रही है, ये भी मध्य प्रदेश के मालवा पठार विदिशा डिस्ट्रिक्ट से निकली और जालौन जो यूपी वाला क्षेत्र है वहां जाकर के मिल गई यमुना से। तीसरा आप याद रखोगे बेतवा नदी जो होशंगाबाद विंध्याचल श्रेणी से निकलेगी एमपी, और ये जा करके यहाँ पे हमीरपुर यूपी वाले क्षेत्र में जाकर के मिलेगी यमुना से। फिर यमुना की एक और महत्वपूर्ण केन नदी कहां से निकली, विंध्याचल कैमूर पर्वत श्रेणी, ममार पहाड़ी, कटनी वाले जिला से आएगी और बांदा वाले क्षेत्र में जाकर के मिल जाएगी, किससे यमुना से। तो आप ये कुछ पॉइंट आप याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर हो गई चीज। मतलब बांदा में आकर के कौन मिला, केन। बेतवा कहां पे, हमीरपुर में। सिंध कहां, जालौन में। और चंबल कहां, इटावा में जाकर के मिला यमुना से। तो यमुना कभी आपको सहायक नदियां बता दी गई। अब गंगा रुकी नहीं, गंगा फिर आगे बढ़ रही है, गंगा फिर आगे बढ़ रही है। अब गंगा जैसे आगे बढ़ती है तो यूपी का एक पॉइंट आएगा गाजीपुर। गाजीपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे गोमती नदी आएगी। गोमती नदी कहां से आ रही है, तो यूपी के स्थान गोमत ताल, फुल्लर झील, पीलीभीत, यहां से निकली। ये आप याद रखोगे, सब के सब इसकी क्या है, सहायक नदियां। मैं एक टेबल में आपको दूंगा, काफी आसान हो जाएगा जानना समझना आपको। फिर यहाँ से गंगा नदी रुकी नहीं और ये आगे बढ़ गई।
गंगा नदी आगे बढ़ गई, चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं। अब गंगा नदी आगे बढ़ गई तो यूपी क्रॉस करेगा, यूपी क्रॉस करके गंगा नदी कहां जाएगी, तो गंगा नदी यूपी क्रॉस करके अब एंट्री लेगी जिसे आप कहोगे बिहार वाला क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए बिहार वाले क्षेत्र में हम जाते हैं। तो ये रहा बिहार वाला क्षेत्र, ये आपको दिखाया जा रहा है। अब गंगा नदी आई, गाजीपुर से गंगा नदी एंट्री करी कहां पे, छपरा में। तो छपरा काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी की एक सहायक नदी आएगी घाघरा, ये घाघरा नदी आ रही है, ये आकर के मिल गई घाघरा नदी। घाघरा नदी आई, तो घाघरा नदी कहां से आई इंपॉर्टेंट है, तो तिब्बत वाले क्षेत्र से मापचा चुंगो हिमनद से निकलेगी, आप ये याद रखोगे। गंगा नदी छपरा नदी, छपरा में घाघरा नदी का पानी लेकर के फिर गंगा नदी आगे गई और आरा, पटना आरा के पास जाएगी तो उसे सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से आ रही है, इसकी सहायक नदी बनने के लिए, कहां से, सोनकुंड अमरकंटक पठार से, और ये पटना आरा में मिली। सोन गंगा मिल गया आपके पास, इसलिए हम सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ते छत्तीसगढ़ के, जब अपवाह तंत्र को देखते उत्तरी क्षेत्र में। गंगा नदी फिर नहीं रुकी, गंगा नदी फिर आगे गई। जब आगे गई तो उसे बिहार का सोनपुर वाला क्षेत्र मिला, और सोनपुर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से गंडक नदी आएगी और यहाँ पर मिलेगी। अब बात करें गंडक की, तो गंडक दो नदियों के संगम से बन रहा है। एक है काली गंडक जो कि नेपाल के माउंट एवरेस्ट से आ रही है, जबकि दूसरी त्रिशूली जो कि धौलीगिरी से आ रही है, नेपाल तरफ मिलेगा धौलागिरी, वहां से ये काली गंडक त्रिशूली आई और बनाई गंडक नदी। गंडक सोनपुर में आकर के गंगा से मिली, गंगा फिर नदी के पानी को लेकर के आगे बढ़ गई और आगे बढ़ी तो बिहार के भागलपुर वाले क्षेत्र में गई। अब भागलपुर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोसी नदी आएगी, और आप जानते हो कोसी नदी जानी जाती है बिहार की शोक नदी के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ लाती है। तो कोसी कहां से निकल रही है, गोसाई थान चोटी, नेपाल माउंट एवरेस्ट से। ये महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखोगे। गंगा नदी फिर नहीं रुकी और कहां प्रवेश कर जाएगी, झारखंड में। झारखंड में प्रवेश कर गई। तो चलिए अब हम गंगा नदी को झारखंड में ले जाते हैं। झारखंड में ले जाते हैं तो ये अलग क्षेत्र है, ये देखिए। अब यहां पर हम झारखंड में चले गए। झारखंड में गए तो इसे अब समझते हैं। यहां देखिएगा, गंगा नदी झारखंड से होते हुए कहां चली जाएगी, आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके ये जाएगी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, फरक्का, आप इसे याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि फरक्का में सबसे पहले आप क्या करिए, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आप निकाल दीजिए महानंदा नदी, जो इसकी एक सहायक नदी दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि इस फरक्का से अब गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक कलकत्ता के हुगली शहर से होते हुए निकलेगी, ये कलकत्ता है तो यहाँ पे हुगली नदी कहलाएगी। माफ करिए, हुगली नदी है, कलकत्ता शहर से होते हुए निकल रही है। तो ये हुगली नदी फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी, ये आप याद रखोगे। दूसरा जो इसका ब्रांच है इस फरक्का से जो निकलेगा वो जाएगा कहां पर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये एंट्री करेगा किस नाम से, पद्मा नदी से। और यहां से असम तरफ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी वो जब बांग्लादेश में एंट्री करती तो बन जाती जमुना नदी। अब ये जमुना नदी और यहां से पद्मा नदी जो गंगा नदी का ही भाग था, ये दोनों मिलकर के बनाएगा मेघना नदी, और मेघना नदी भी जाकर के विसर्जित हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र जो आपको यहाँ पे बताया गया, ये इन्फोग्राफिक्स यहाँ दी गई है। क्लियर हो गया ये चीज। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है पीडीएफ के लिए। पीडीएफ आपको निःशुल्क भेज दिया जाएगा। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट कि जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप हमें कमेंट करिए, और क्रांति सर का अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया जा रहा है, आप उसमें कमेंट करिएगा, आपको सारी चीजें निःशुल्क तौर पर भेज दी जाएगी। तो चलिए, गंगा नदी अपवाह तंत्र अब आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं, जो मैंने आपको पंचप्रयाग बताया था इन शॉर्ट। यहां देखिए, ये आपको क्लियर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना। चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यहां देखते हैं, यहां देखिएगा, ये है पंचप्रयाग। क्लियर है पंचप्रयाग, स्क्रीन में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो पंचप्रयाग मैंने जो आपको बताया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, जो आपको समझाया गया था। अब आपको जानना कैसे, प्रश्न कैसे पूछेगा कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों से बना हुआ है, तो किन दो नदियों से बना हुआ है स्क्रीन में आपके पास दिखाई दे रहा है, अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा कहां से निकला, सतोत्पल हिमनद। धौलीगंगा कहां से निकला, माना हिमनद। आपको सारी चीज समझाई जा चुकी है, अब मैं आपको सिर्फ एक टेबल में बता रहा हूं। दूसरा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग दो नदियों से बना, अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी कहां से निकला, त्रिशूल हिमनद, याद रखोगे। फिर है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग दो नदियों से, अलकनंदा और पिंडारी। पिंडारी कहां से निकली, तो पिंडारी हिमनद, आप याद रखोगे। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में फिर से दो नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां से निकली, चोराबारी हिमनद, याद रखोगे।
लास्ट है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और नदी भागीरथी मिलेगी और क्या बनाएगी, गंगा नदी। तो भागीरथी कहां से निकल रही है, गोमुख या गंगोत्री हिमनद। ये सारा चीज आपको समझाया जा चुका है, जो एक टेबल के फॉर्मेट में बताया। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, आपके पास जो प्रश्न पूछ सकता है वो है गंगा नदी के दोआब को लेकर के। चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। गंगा नदी दोआब। अब दोआब क्या होता है, दोआब का मतलब यह होता है कि दो नदियों के बीच में जो जमाव कर दिया जाता है मिट्टियों का, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं, उससे यहां पे जो एरिया बनेगा, क्षेत्र बनेगा, उसको दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, ये गंगा नदी यहां पे आई थी और गंगा नदी में आकर के यमुना नदी यहां मिली थी, याद करिए इलाहाबाद में। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है गंगा यमुना दोआब। क्लियर हो गया। फिर आपने गंगा नदी को आप आगे बढ़ाइए, गंगा नदी को आप आगे बढ़ाए तो आपने देखा राम गंगा आकर के गंगा नदी को मिली थी। अब राम गंगा यहाँ पे मिली गंगा नदी को और एक गोमती नदी आकर के गंगा नदी को मिली थी। तो राम गंगा और गोमती नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, रोहिलखंड का मैदान। ये आप याद रखोगे। अगर प्रश्न में ऐसा पूछ दे कि अवध का मैदान किन दो नदियों के बीच का दोआब है, तो आप याद रखोगे गोमती नदी और ये घाघरा नदी के बीच का है, ये आप याद रखोगे। अगर आपसे ऐसा प्रश्न कर दे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान किन दो नदियों के बीच में, तो घाघरा तो है ही, गंडक नदी, ये आप जोड़ दीजिए, तो घाघरा और गंडक नदी के बीच का क्षेत्र। अगर ऐसे पूछ दे कि गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, तो सारण का मैदान, आप ये याद रखेंगे। अगर आपसे ऐसा पूछे कि मिथिला का मैदान जो दोआब है वो कौन सी दो नदियों के बीच में है, तो आप याद रखना बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के बीच का। यदि आपसे ऐसा पूछ दें कि पश्चिम बंगाल का मैदान कौन सी दो नदियों के बीच में दिखाई दे रहा है, तो कोसी तो है ही, एक महानंदा आप ले लीजिए जो दार्जिलिंग की पहाड़ी के बीच में आ रहा है। तो ये गंगा नदी तंत्र के दोआब आपको बिल्कुल याद रख लेना है। फिर से मैं कह रहा हूं, पीडीएफ की चिंता ना करो, स्क्रीनशॉट ना लीजिए, आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप करिए, थंबनेल में मेरा नंबर दिया गया, आपको पर्सनल निःशुल्क भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम हमारे लेक्चर्स को। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था गंगा नदी, और गंगा नदी के बात की गई थी गंगा नदी अपोहा तंत्र में उनकी सहायक नदियों को लेकर के। तो ये पूरा एक टेबल है जो आपको रट लेना है, जो कि मैंने आपको एक इन्फोग्राफिक से समझाया था कि किस प्रकार से गंगा नदी आ रही है, कौन कौन सी नदियां आकर के उसमें मिल रही है, कहां से आ रही है, वो सारा चीज अब आपके पास टेबल में दे दिया गया है। मैं बस इसे एक बार रीड कर देता हूं ताकि विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। जैसे नदी, उसका उद्गम और संगम। तो पहला आपका दिखाई दे रहा है गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से, जबकि एक्चुअली में गंगा देवप्रयाग से बनी थी वहां से, और जो गंगोत्री से हम याद रखते हैं, बाय द वे अगर ऑप्शंस को देख करके आप वहां बनाइएगा, ऑप्शंस को देख करके बनाइएगा, ठीक है। कहां विसर्जित हुई, बंगाल की खाड़ी में। यमुना की बात करें तो यमुना कहां से निकली है, तो अगर हम यमुना की बात करें तो देखिए यमुना आपके पास निकली यमुनोत्री हिमानी, बंदरपूंछ वाले एरिया वहां पर दिखाई दे रहा है, और गंगा में प्रयागराज में जाकर के मिल गई। तीसरी नदी शारदा या काली। शारदा काली एक्चुअल में घाघरा नदी को आकर के मिलती है, ठीक है। और शारदा कहां से निकलेगी, तो नेपाल हिमालय से निकलेगी, मिलाम हिमानी, ये आप याद रखो, मिलाम हिमानी, और घाघरा में जाकर के विसर्जित होगी। बारामबाकी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। अब घाघरा आगे बढ़ेगी, घाघरा कहां से निकली, मापचुंगो हिमनद से निकलेगी, तिब्बत वाले क्षेत्र से, और गंगा में मिली कहां पे, बिहार के छपरा में। ये मैंने आपको बता दिया था, ये सारा चीज समझा चुका हूं, बस एक बार रीड कर रहा हूं। कोसी नदी कहां से निकलेगी, गोसाईथान नेपाल हिमालय से, और गंगा को भागलपुर बिहार में जाकर के मिली। गंडक हमने कहां से निकाला, तो नेपाल हिमालय से हमने निकाले थे, जो कि गंगा सोनपुर पटना में जाकर के मिली। फिर हमने देखा रामगंगा। रामगंगा कहां से निकाले, दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड वाले क्षेत्र से, ये गंगा को कन्नौज उत्तर प्रदेश में जाकर के मिली। फिर हमने देखा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से आपने निकाला, जो कि पटना के निकट जाकर के गंगा को मिला है। फिर हमने देखा दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड वाले क्षेत्र से हमने निकाले थे, जो कि कलकत्ता के निकट हुगली में जाकर के मिली थी। याद करिए हुगली जो फरक्का से दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक हुगली और दूसरा पद्मा बनकर के कहां चले गया था, बांग्लादेश में। लास्ट था चंबल। चंबल यमुना की थी नदी, सहायक नदी, महू मध्य प्रदेश से निकली थी और यमुना में जाकर के इटावा के निकट जाकर के मिली। फिर हमने बात की है गोमती नदी की। गोमती कहां से, यूपी के गोमतताल फुल्लर झील से निकली थी और गंगा नदी में जाकर के मिली थी। ये कुछ टर्म है। ये लास्ट में आपको एक ऐसा आंकड़े बनाकर के इसलिए दे दिया गया क्योंकि उस डायग्राम से शायद आपको ना समझ में आया, जहां पे मैंने फ्लो बताया, प्रवाह बताया, परंतु ये तो आप याद कर सकते हो ना, ये काफी आसान होगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर्स को। अब आता है प्रश्नों की बारी।
अब बात आती है प्रश्नों की। तो चलिए प्रश्नों को लेकर के अब हम हल करते हैं। आसान से 10 प्रश्न है, जो भी आप पढ़े उसका क्रियान्वयन होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न यहां देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां। अब भाई सुंदरबन डेल्टा कहां बना था? पश्चिम बंगाल तरफ बना था। और पश्चिम बंगाल तरफ हमने देखे थे, ठीक, तो वहां पर आपके दो नदियां आ रही थी। दो नदियां की कौन कौन सी? एक तो गंगा नदी और उस तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी। तो बस आपको यही याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो पहला ऑप्शन हो गया। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए अब इसका ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, ठीक। और पीडीएफ के लिए फिर से मैं कह रहा हूं, आप बस हमें व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप करोगे निःशुल्क आपको भेज दिया जाएगा। ये रहा दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो आपके पास ये प्रश्न दिए गए, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं। 2-3 स्टेटमेंट आपके पास दिया गया। कह रहा है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, तभी तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती तो गंगा बनाती। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर है। तो ये भी आप बिल्कुल बात सही है, अभी आपको बताया गया था। तीसरा, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो बात बिल्कुल सही है, सतोत्पंत ग्लेशियर वाली वहां पे मैंने बताया था हिमनद। तो 3 सही। जब 1, 2 और 3 तीनों सही है तो किस ऑप्शन के साथ जाओगे? भाई डी के साथ जाओगे। इसमें ज्यादा समय इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि सारा डिटेल अभी आपको बताया जा चुका है, सारा डिटेल। चलिए आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में 2 सूची दिए गए, स्थल दिया गया और नदियों का संगम दिया गया। अब बस आपको मिलान करना है, सारा चीज आपको बताया जा चुका है। आखिरकार हम ये प्रश्न देते क्यों? हम प्रश्न इसलिए देते हैं कि स्टूडेंट्स को हमेशा ना डाउट रहता है कि सर मैं जो पढ़ तो लिया हूं पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, किस प्रकार से। तो इसलिए हम ये टॉपिक वाइज आपको प्रश्नोत्तरी देते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कैसा प्रश्न पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सूची 1 दी गई, सूची 2 दी गई है। रुद्रप्रयाग दिया गया है, तो रुद्रप्रयाग कहां बनेगा? देखो रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग इतने बार आ चुका है कि आपको इजीली याद हो जाएगा। देवप्रयाग कहां पे था? अलकनंदा और भागीरथी मिले थे, याद करिए। तो अलकनंदा और भागीरथी मतलब कि डी का कहां आ जाएगा? 1, डी का 1। इतना क्लियर हो गया आपका। जो इजी हम उसको देख लेते हैं। नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में आप जानते हो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिली थी, तो नंद से नंदाकिनी याद रखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। अब भैया डी में 1 और बी में 4 वाला कौन सा है देख लेते हैं, बहुत आसान हो जाता है ऐसे में देखना। देखो डी में 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बी का 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भैया आपके पास 2 तो आपके पास इजिली मिल ही गए ना, 2 तो आपके पास मिल ही गए, 2 मिल गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो भागीरथी और अलकनंदा जाकर के कर्णप्रयाग की हम बात करते हैं तो कर्णप्रयाग आपके पास पिंडारी नदी अलकनंदा में जाकर के मिली थी। मतलब सी का 3 आना चाहिए। ये देखिए अब 100% तो आपको पता ही चल गया ना भैया, बचा कौन सा? बी का 2। तो रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा आपके पास? ए का 2। रुद्रप्रयाग का कहां पे आ जाएगा? ए का 2। रुद्रप्रयाग का कौन सा? अलकनंदा और मंदाकिनी। तो भाई आप किसके साथ जाओगे? ऑप्शन बी के साथ। हुआ ना आसान? इसलिए कह रहे हैं सिर्फ आप याद कर लीजिए, जो हम थ्योरेटिकल आपको तरीका बता रहे हैं तो आपसे इजीली क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन और कारण, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए कथन क्या कह रहे हैं, इसे हम पढ़ते हैं। कथन और कारण, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कथन। कारण बोल रहा है यमुना असतत वाहिनी नदी है। एक चीज आप याद रखिएगा विद्यार्थियों, जब कभी ऐसा प्रश्न आए ना तो विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो जब कभी कथन और कारण का है, आप इनके बीच में क्योंकि लगाओ हमेशा, क्योंकि, बीच में क्योंकि। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि, फिर आपको इजीली बन जाता है। और फिर यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं। ए सही, आर सही, ए आर का सही व्याख्या करता है, ए सही आर सही परंतु आर ए का व्याख्या नहीं करता, ए सही परंतु आर गलत, या ए गलत आर सही, ऐसा देता है। तो चलिए सबसे पहले हम कथन पढ़ते हैं। क्या हो रहा है? दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। क्योंकि लगाओ बीच में, क्योंकि जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको समझिए। क्योंकि लगाइए, क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नदी है। अब भैया यमुना असतत वाहिनी नदी बोल रहा है तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि असतत कहां है भैया? वो तो सतत है। यमुना तो यमुनोत्री नदी से मिल रही है ना, आपको ग्लेशियर से मिल रही है,
ठीक। तो लगातार नदियां बहते रहती तो सतत है, तो आर तो यहाँ पे गलत हो गया, तो जहां जहां आर गलत है पहले तो आप वो काट लीजिए, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन राउंड, स्मार्ट तरीका। तो आर कहाँ कहाँ देखो, ये स्टेटमेंट तो हमारा पहले रॉन्ग हो गया भैया। तो आर जिसको सही बोला, ये देखो ये बोलता है आर सही है, ये काट दो आप, क्लियर हो गया। फिर बोलता है ये देखो यहाँ पे भी आर सही है बोला, तो ये भी कट गया भैया आपका। देखो ए भी बोलता है आर सही है, तो भैया ये भी कट गया। तो देखिए अगर आपको कथन नहीं भी समझ में आ रहा था तो भी आपका उत्तर निकल गया दोस्तों, सी में डायरेक्ट आप चले जाओगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर मिल गया। अब हम हमारी पुष्टि कर लेते हैं एलिमिनेशन राउंड के अकॉर्डिंग। पहला बोल रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना नदी मृत होने का कारण है जब हम दिल्ली से आगरा की ओर बढ़ रहे होते हैं तो वो इतनी प्रदूषित हो चुकी है जिसके कारण उसको मृत नदी बोलते हैं। तो कथन तो ए बिल्कुल सही है कि मृत हो जाती, परंतु उसका कारण प्रदूषण है, ना कि यमुना नदी के असतत होना। समझ में आया? तो ए बिल्कुल सही है। तो देखो ए सही है, आर गलत है, हो गया ना आंसर सही। इसलिए कहा जाता है कि आप एलिमिनेशन राउंड अपनाइए और हमारे साथ बने रहिए, एलिमिनेशन राउंड आराम से बनेगा। तो चलिए आज के हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से जमाइए। पश्चिम से पूर्व, भाई मैंने बताया था यमुना नदी की 4 सहायक नदियां कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बस वो सीरीज याद रख लीजिए, आपसे बन जाएगा। डिटेल मैं दे चुका हूं। क्या डिटेल बताया? चंबल पहले आएगा, ठीक, चंबल पहले आप डाल दो, चंबल के बाद सिंध, फिर आ जाएगा बेतवा और फिर आ जाएगा केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तब आपके पास 4 3 2 1, सॉरी 4 3 1 2, तो 4 3 1 और 2, ये देखें पहले में ही मिल गया भाई, बन गया आपका उत्तर। इसलिए आप बस सीरीज को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? अब देखिए ये आखिरी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जब नदी का जलग्रहण क्षेत्र की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास भारतीय जल संसाधन के दिए गए सूचना प्रणाली को आपको देखना होगा। और जब भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत आप जाते हो तो दिए गए विकल्पों में सोन नदी एक ऐसी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं, बस नाम आपको याद रखना है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। तो ये था हमारा आज का उत्तर। अब ऐसे ही अगर आप लेक्चर्स चाहते हो और इसका निःशुल्क पीडीएफ चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, नंबर थंबनेल में मेरा दिया गया है, आपको निःशुल्क भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे माय डियर।